हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 6 के साइंस की, और जैसा कि रिवीजन चल रहा है तो चैप्टर 4 के बारे में हम यहाँ पर पढ़ रहे थे लास्ट सेशन में, जो कि है सॉर्टिंग मटीरियल्स इनटू ग्रुप्स, यानी वस्तुओं के समूह बनाना। ठीक है, वस्तुओं के समूह क्यों बना रहे थे? ताकि हमें पढ़ने में आसानी हो सके वस्तुओं के बारे में। ओके, कई आपकी ऐसी वस्तुएं होती हैं कि जो समानता प्रदर्शित करती हैं एक दूसरे से, तो इसलिए उनको क्या किया जाता है, एक वर्ग में रखा जाता है। ओके, एक वर्ग में रखा जाता है, और फिर जो और वस्तुएं हैं जो इस ग्रुप से भिन्न हैं उनको दूसरे ग्रुप में रखा जाता है। फिर आप इस प्रकार से क्या करते हैं, एक ग्रुप में यानी एक वर्ग में जितनी भी चीजें आपकी आ रही हैं, जितने भी आइटम्स आ रहे हैं, मटेरियल्स आ रहे हैं, आप क्या बोलते हैं कि उनमें समानता है और उनके कुछ सामान्य गुण हैं। तो आप एक ग्रुप के सामान्य गुणों का अध्ययन वहां पर कर सकते हैं। इसके अलावा एक ग्रुप दूसरे से किस प्रकार से भिन्न है, वो भिन्नता आप उसमें क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। ओके, तो इस प्रकार से हम सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप में क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा सबसे पहले कि वर्गीकरण क्या होता है। ठीक है, तो बच्चे वर्गीकरण क्या होता है, ग्रुपिंग सिमिलर थिंग्स टुगेदर इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। ओके, यानी कि एक समान वस्तुओं के समूह बनाना ही क्या है, आपका वर्गीकरण। ओके, एक समान वस्तुओं के समूह बनाने को ही वर्गीकरण कहा जाता है। अगर नेसेसिटी क्या है इसकी, यानी आवश्यकता क्यों है, क्यों आपका वर्गीकरण किया जा रहा है, तो सिस्टमैटिक नॉलेज के लिए किया जा रहा है। आप किसी चीज को, क्लासिफिकेशन इज नेसेसरी इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई स्पेसिफिक आइटम्स और मटेरियल्स। किसी स्पेसिफिक मटेरियल को आपने आइडेंटिफाई करना है तो उसके लिए भी क्लासिफिकेशन की आवश्यकता है। एंड हैव अ जनरल आइडिया अबाउट ऑल द मेंबर्स ऑफ ग्रुप्स। पूरे ग्रुप में जितने भी आपके उसके मेंबर्स हैं, सदस्य हैं ग्रुप के, उनके लिए एक जनरल आइडिया बनाने के लिए भी क्लासिफिकेशन आवश्यक है। एंड नो द मेंबर ऑफ ग्रुप डिफर फ्रॉम दोज ऑफ अदर ग्रुप। ओके, दो ग्रुप्स में आपको डिफरेंस निकालने के लिए भी वर्गीकरण की आवश्यकता होगी। ओके, इसके अलावा प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, यानी कि किन गुणों के आधार पर आप किसी भी जितने भी आप मेंबर्स देख रहे हैं या फिर मटेरियल्स देख रहे हैं, उनको किस प्रकार से आप विभाजित करेंगे या वर्गीकृत करेंगे, उसको पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको मटेरियल्स का प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए, यानी उनमें क्या क्या गुण हैं उनके बारे में आपको अध्ययन होना चाहिए। तो सबसे पहले हम अपीयरेंस की बात करते हैं, यानी कि आपका कोई भी जो मटेरियल है वो देखने में कैसा लग रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले अपीयरेंस पे आते हैं, लस्टर, यानी कि किस प्रकार की उसमें आभा है, चमक है। यू मे नोटिस दैट मैनी थिंग्स शाइन, दैट इज दे हैव अ लस्टर। ओके, आपने नोटिस किया होगा कि कई ऐसी वस्तुएं होती हैं जो चमकदार होती हैं। दैट मीन्स कि उनमें क्या है, लस्टर है, एक आभा है उनमें। ठीक है, वहीं पर मटेरियल दैट शाइन आर कॉल्ड लस्ट्रस एंड दोज विच डू नॉट आर कॉल्ड नॉन लस्ट्रस। जो भी वस्तुएं यहाँ पर शाइन करती हैं उनको आप लस्ट्रस कहते हैं, यानी आभामान या आभायान उनको कहा जाता है। वहीं पर जो आपका चमकती नहीं है, जिनमें शाइन नहीं है, उनको नॉन लस्ट्रस कहा जाता है। ओके, इस प्रकार से आपने पहली प्रॉपर्टीज की बात कर रहे थे। वहीं पर आप किन ग्रुप्स में उनको डिवाइड करते हैं, अगर उनमें लस्टर है तो वो किस ग्रुप में आएंगे, उनमें लस्टर नहीं है तो वो किस ग्रुप में आएंगे। ओके, तो पहला आपका ग्रुप होता है जो मेटेलिक सब्सटेंसेस का होता है, जिनमें आप कहते हैं कि जितने भी मेटेलिक सब्सटेंसेस होते हैं यानी धात्विक पदार्थ होते हैं जो धातु से बने हुए होंगे, उन सब में क्या होती है, एक शाइन होती है, जिनका उपयोग किसमें किया जाता है, ज्वेलरी मेकिंग में किया जा रहा है, यूटेंसिल्स में, कटलरी में, वाटर टैप हो गया, डोर हैंडल्स हो गए, फ्लावर वासेस हो गए, और ये सारे कैसे होते हैं, लस्ट्रस होते हैं। ठीक है, इनका उपयोग इसीलिए ज्वेलरी बनाने के लिए किया जा रहा है। ज्वेलरी क्या करती है, शाइन करती है ना, चमकती है, तो वो आवश्यक है, चमकने का गुण उसमें होना चाहिए तभी उससे ज्वेलरी बनाई जाएगी। बर्तनों की बात कर रहे हैं तो उनमें भी शाइन होती है। ठीक है, तो वो भी कहते हैं मेटलिक सब्सटेंसेस है, धातु से बनाए जा रहे हैं। और क्या कहा गया, ऑन एक्सपोजर टू द एयर most metal lose their luster in the course of time, we then say that the metal is tarnished. Okay,
जितने भी आपके धात्विक सब्सटेंस हैं, अगर वो हवा के एक्सपोजर में आते हैं या नमी के कांटेक्ट में आते हैं, आप क्या बोलेंगे कि जितने भी आपके मेटेलिक सब्सटेंसेस हैं, जब वो ऑक्सीजन और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आते हैं तो उनकी जो सरफेस होती है ऊपर की, वो क्या होने लग जाती है, खराब होने लग जाती है, जिसको आप क्या कहते हैं, मेटल इज टार्निश्ड। एंड साथ में आप बोलते हैं कि उसका संक्षारण हो रहा है या फिर उसकी रस्टिंग हो रही है। ठीक है, ये मेटेलिक सब्सटेंसेस का हो रहा है। वहीं पे नॉन मेटेलिक सब्सटेंसेस जो होते हैं वो नॉन लस्ट्रस होते हैं। ओके, यानी कि अधात्विक पदार्थों में चमक नहीं होती है, वो गैर चमकदार होते हैं। तो इतना हमने पढ़ लिया था। इसके अलावा दूसरी चीज थी ट्रांसपेरेंसी, यानी पारदर्शिता। हमने क्या बोला कि पारदर्शिता के आधार पर हम 3 वर्गों में इनको विभाजित करेंगे, पदार्थों को या मटेरियल जिसकी आप बात कर रहे हैं, वस्तुओं को। पहला वर्ग आता है आपका ट्रांसपेरेंट मटेरियल, यानी पारदर्शी पदार्थ या वस्तुएं आप जिन्हें कह रहे हैं। ओके, तो पारदर्शी पदार्थ, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, कांच एंड सम प्लास्टिक। कांच होता है आपका और कुछ प्लास्टिक्स भी ऐसे होते हैं जो पारदर्शी होते हैं। तो पारदर्शी जिसका अर्थ है कि ऐसा कोई भी पदार्थ जो अपने में से प्रकाश को पूर्ण रूप से चलने दे रहा है या आर पार जाने दे रहा है, गमन करने दे रहा है, उनको पारदर्शी पदार्थ कहा जाता है। ओके, ट्रांसपेरेंट मटेरियल एग्जाम्पल ग्लास एंड सम प्लास्टिक, कांच और कुछ प्लास्टिक, इसके एग्जाम्पल हैं। अलाउ मोस्ट ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन देम टू पास थ्रू। ओके, क्या कह रहे हैं, जितना भी प्रकाश उस वस्तु में पड़ रहा है, अगर वो सारे प्रकाश को अपने में से पार होने दे रही है, दैट मीन्स कि वो कैसा है, ट्रांसपेरेंट है और पारदर्शी है। ओके, आप लिखेंगे ये प्रकाश को पूर्ण रूप से आर पार जान देते। ओके, तो ये क्या हो गए, पारदर्शी हो गए। जैसे आपने अपने घरों में विंडोज देखी हैं, खिड़कियों पे कांच लगाए जाते हैं, तो वो ज्यादातर कैसे होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं। ठीक है, उनसे आर पार इजीली दिखता है। या फिर आपने डोर्स देखे होंगे, दरवाजे जो कांच के बनाए जाते हैं, उनसे भी आर पार दिखाई देता है। तो वो कैसे हो गए, वो ट्रांसपेरेंट हो गए। वहीं पर आपने कई कई विंडोज ऐसी देखी होंगी जिनसे आर पार नहीं दिखता है, तो वो कैसी हो गई, वो ट्रांसल्यूशेंट हो गई, यानी कि अल्प पारदर्शी हुई। ओके, सेकेंड है आपका ओपेक मटेरियल, यानी कि अपारदर्शी। अपारदर्शी अ मीन्स क्या होता है, हिंदी में जब आप अ पढ़ते हैं, अ का मीन्स नहीं होता। ठीक है, अपारदर्शी यानी जो पारदर्शी नहीं है। तो जो पारदर्शी होते हैं वो कैसे होते हैं, उनसे प्रकाश आर पार जा रहा है। अपारदर्शी यानी जिनसे प्रकाश आर पार नहीं जाएगा, ओके, उनको अपारदर्शी कहा जाएगा। एग्जाम्पल वुड एंड कार्डबोर्ड, किसकी बात कर रहे हैं, लकड़ी की और इसी से बने गत्ते की। ये कैसे होते हैं आपके, ये अपारदर्शी होते हैं। ओके, डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू। ओके, ये अपने में से ये प्रकाश का गमन नहीं होने देते, यानी कि प्रकाश आर पार नहीं जाता है। ओके, थर्ड है आपका ट्रांसल्यूशेंट मटेरियल्स, यानी कि अल्प पारदर्शी पदार्थ। अल्प मतलब क्या होता है, कम, जो कम पारदर्शी, समझ रहे हैं। अल्प मीन्स होता है कम, और जो कम पारदर्शी है, और पारदर्शी क्या है, जो आपका प्रकाश को गमन करने दे रहे हैं। ठीक है ना,
तो जो कम मात्रा में प्रकाश को गमन करने देंगे या चलने देंगे उनको क्या कहा जाता है, अल्प पारदर्शी कहा जाता है। ओके, जैसे फ्रॉस्टेड ग्लास, ऑयल पेपर आपका हो गया, कुछ प्रकार के कांच आपके आते हैं ऐसे, और ऑयल पेपर यानी कि तेल लगा हुआ कागज आप बोल सकते हैं, बटर पेपर इसको कहा जाता है, ठीक है। कागज पर तेल लगाने पर वो क्या हो जाता है, वो आपका अल्प पारदर्शी पदार्थ बन जाता है। ओके, ये प्रकाश, ये कुछ मात्रा में प्रकाश को आर पार जाने देते हैं, ठीक है। यानी कि ऐसे पदार्थ जिनसे आपको कैसा हल्का हल्का दिख रहा है आर पार, बहुत सारे ग्लासेस ऐसे होते हैं, कांच ऐसे होते हैं जिनसे आपको आर पार दिखता है, वो बहुत धुंधला दिखता है। ऐसे ही अगर आप किसी कागज पे तेल लगा देते हैं तो उससे भी आपको बहुत हल्का हल्का आर पार दिखाई देता है, यानी इस साइड से उस साइड आपको बहुत हल्का दिखाई देता है। तो जिनसे आपका प्रकाश बहुत कम मात्रा में ट्रेवल कर रहा है या गमन कर रहा है, उसको पार कर रहा है, उनसे आपको हल्का हल्का या धुंधला दिखाई देता है, उन्हीं पदार्थों को आप क्या कहते हैं, उन्हीं वस्तुओं को आप क्या कहते हैं, अल्प पारदर्शी वस्तुएं या अल्प पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। ओके, तो जल्दी से तीनों के बारे में नोट करेंगे फिर हम आगे चलेंगे। ओके, चलिए आगे देखते हैं। हार्डनेस, कठोरता की बात करेंगे, ठीक है। इसके आधार पर भी आप वस्तुओं को क्लासिफाई करेंगे यानी वर्गीकृत करेंगे। अब आप क्या करेंगे, जो भी वस्तुएं आपके आसपास हैं, वर्गीकरण कर रहे हैं, हम समझ रहे हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा, अपीयरेंस, यानी दिखने में अगर चमक है तो एक ग्रुप में रख रहे हैं, अगर चमकदार नहीं है तो एक ग्रुप में रख रहे हैं। दूसरी प्रॉपर्टी हमने कहा, अगर आपका पदार्थ पारदर्शी है तो उसको एक साइड रखेंगे, अगर वो बिल्कुल अपारदर्शी है यानी कि उससे बिल्कुल भी प्रकाश आर पार नहीं जा रहा है तो वो एक कैटेगरी में आएंगे, एक क्लास में आएंगे। वहीं पर अगर उनसे कुछ मात्रा में प्रकाश आर पार हो रहा है तो वो एक कैटेगरी में आएंगे। तीन हमने इस प्रकार से ग्रुप बनाए। अभी बात करेंगे थर्ड प्रॉपर्टी यानी हार्डनेस की। कुछ वस्तुओं पर फोर्स अप्लाई करने पर या प्रेशराइज करने पर वो इजीली अपना शेप चेंज नहीं करते या मोल्ड नहीं होते। ओके, तो उनको आप क्या कहेंगे कि वो बहुत ज्यादा कठोर है। अगर ये बहुत ज्यादा कठोर है तो अगर मैं इस पर प्रेशर अप्लाई करूंगी या मैं इस पर फोर्स लगाऊंगी तो ये अपना आकार चेंज नहीं करेगा। दैट मीन्स कि ये कैसा है, हार्ड है। ओके, अगर ये इजीली अपना शेप चेंज कर लेता है तो ये हार्ड नहीं होगा, ये सॉफ्ट होगा। तो इसके आधार पर भी आप हार्डनेस, जो कठोरता आप बोल रहे हैं, उसके आधार पर भी दो क्लास में वस्तुओं का वर्गीकरण हो सकता है, पदार्थों का। एक ऐसे पदार्थ जो कठोर हैं और एक ऐसे पदार्थ जो कोमल है। तो दो क्लासेस यहाँ पर भी आ गई। यू कैनॉट चेंज द शेप ऑफ अ हार्ड मटेरियल बाय प्रेसिंग इट और कट इट इजीली। जो कठोर पदार्थ होते हैं आप उनका शेप चेंज नहीं कर सकते हैं, आप उनका आकार चेंज नहीं कर पाएंगे, ना ही उन पर दबाव बनाने से किसी भी प्रकार का, ना ही उनको कट करने से इजीली, यानी कि आसानी से आप उनको कट भी नहीं कर सकते और ना ही उन पर दबाव डालेंगे जिससे वो, दबाव डालेंगे लेकिन वो अपना आकार चेंज नहीं करेंगे। समझ रहे हैं? ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा एक्सट्रीम कंडीशंस आपने अप्लाई कर दी, कि बहुत ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर दिया फिर वो उसने अपना आकार चेंज कर लिया। हम नॉर्मल कंडीशंस की बात कर रहे हैं कि आप ना तो उसको इजीली काट सकते हैं, ना ही इजीली प्रेशराइज करने से उसका शेप चेंज कर सकते हैं। दैट मीन्स कि वो कैसा होगा, आपका हार्ड होगा मटेरियल। ओके, जो कठोर चीजें होती हैं हार्ड होती हैं। आप जैसे आपने स्टोन लिया है, सपोज कोई एक पत्थर है जो कि बहुत ज्यादा हार्ड है, तो आप उस पर कितना भी दबाव डालेंगे वो अपना आकार नहीं बदलता। अगर आप उसको कट करना चाहें वो इजीली कट भी नहीं होगा। सेम किसकी बात है, आयरन की। जैसे लोहे की कोई वस्तु है तो उस पर आप प्रेशर डालते हैं अगर, तो वो अपना शेप चेंज नहीं करेगा। जैसे लोहे की सपोज कढ़ाई है आपके पास, उस पर आप प्रेशर लगाएंगे वो अपना आकार चेंज नहीं करेगा, उसको आप इजीली कट भी नहीं कर सकते। तो उसका मतलब क्या है कि वो कठोर है। ओके, इन कॉन्ट्रास्ट यू कैन इजीली चेंज द शेप ऑफ अ सॉफ्ट मटेरियल बाय प्रेसिंग इट और स्ट्रेचिंग इट।
जबकि आप जो सॉफ्ट होती हैं, कोमल वस्तुएं होती हैं, उनको इजीली आप कट भी कर लेते हैं और प्रेशर अप्लाई करने से उनका शेप भी चेंज कर लेते हैं। यू कैन ऑल्सो कट इट इजीली, आप इसको आसानी से काट भी सकते हैं। जो सॉफ्ट मटेरियल्स होते हैं आपके, हार्ड मटेरियल्स आर यूज टू मेक व्हीकल, मशीन्स एंड फर्नीचर, वाइल सॉफ्ट मटेरियल्स आर वी यूज टू मेक क्लोथिंग। हम देखते हैं कि हमारे आसपास बहुत सारे व्हीकल्स हैं, गाड़ियां हैं हमारे आसपास, यातायात के जितने भी साधन हैं आपके, इसके अलावा फर्नीचर हो गया, जितनी भी मशीन्स हैं, वो सारी हार्ड होती है, यानी हार्ड मटेरियल से बनी हुई होती है। ओके, क्यों? क्योंकि वहां पर हार्डनेस की आवश्यकता है। गाड़ी आपकी हार्ड होगी तभी तो, नहीं तो रोड पे इतना ज्यादा फ्रिक्शन होता है, घर्षण होता है। अगर वो हार्ड नहीं होगी, उसके जितने भी पार्ट्स हैं वो हार्ड नहीं होंगे, तो वो इजीली अपना शेप चेंज करते रहेंगे। ओके, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है, जिससे कि हमें प्रॉब्लम होगी। इसीलिए क्या किया जा रहा है, जितने भी व्हीकल्स हैं वो सारे हार्ड मटेरियल से बन रहे हैं। इसके अलावा मशीन्स की बात कर रहे हैं, मशीन्स का भी काम बहुत ज्यादा होता है, तो उनको भी कैसा चाहिए, हार्ड सब्सटेंस से बना हुआ। फर्नीचर की बात कर रहे हैं, फर्नीचर भी हार्ड होना चाहिए, सॉफ्ट नहीं होना चाहिए ना, कि आज आपका बेड किया, आपका रेक्टेंगुलर शेप का है, कल उसको आपने थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई किया या फोर्स लगाया, उसको इधर से उधर खिसकाना चाहा, इतने में उसने शेप बदल दिया, तो ऐसा नहीं होता है। ये सारी चीजें हार्ड मटेरियल से, यानी कि कठोर जो पदार्थ होते हैं उनसे बनी हुई होती हैं। जबकि वाइल सॉफ्ट मटेरियल आर यूज टू मेक क्लोथिंग, जबकि कपड़े आपके कैसे होने चाहिए, सॉफ्ट मटेरियल के होने चाहिए, वो कोमल होने चाहिए, ताकि आप उनको पहनकर कंफर्टेबल फील करें। लोहे के या फिर एल्यूमिनियम के इनके कपड़े नहीं पहन सकते, क्योंकि बहुत ज्यादा आपके लिए हैवी हो जाएगा और आप कंफर्टेबल फील नहीं कर पाओगे, आपके लिए चलने में, आपके लिए बैठने में, सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। तो कपड़े कैसे होते हैं, सॉफ्ट मटेरियल के होते हैं। जबकि हमारी मशीन्स हो गई, हमारे जितने भी व्हीकल्स हो गए, फर्नीचर हो गए, इसके अलावा हमारे घर में यूटेंसिल्स होते हैं, बर्तन होते हैं, ये सारे और भी जितने भी आपके टूल्स अपने आसपास देखते हैं मेटल से बने हुए, ये सारे हार्ड सब्सटेंसेस के बनाए जाते हैं। ओके, और हार्डनेस, कठोरता की हमने बात की है। जो पदार्थ दबाव लगाने पर अपना आकार नहीं बदलते, वे कठोर होते हैं। ओके, साथ ही आप क्या बोलेंगे, इन्हें आसानी से काटा भी नहीं जा सकता। वहीं ऐसे पदार्थ जो आसानी से अपना आकार बदल लेते हैं, वे कोमल होते हैं और इन्हें आसानी से काटा भी जा सकता है। ओके, आप लिखेंगे गाड़ियां, मशीन या मशीनें, फर्नीचर, ये सभी
कठोर पदार्थों से बनाए जाते हैं। कपड़े या वस्त्र आप लिखेंगे। कोमल पदार्थ या पदार्थों से बनाए जाते हैं। ओके, चलिए नोट करेंगे जल्दी से। चलिए आगे देखते हैं। डक्टिलिटी की बात हो रही है, यानी कि तन्यता। अब तन्यता क्या होती है? जितने भी वस्तुएं आपने रखी थी जिनका आपको ग्रुपिंग करना है, उनमें से कुछ पदार्थ ऐसे हो सकते हैं, कुछ वस्तुएं ऐसी हो सकती हैं जिनको आप इजीली खींच सकते हैं और उनकी पतली पतली तार बनाई जा सकती है। तो इस गुण को तन्यता कहा जाता है। वहीं पर कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनको इजीली आप तार में कन्वर्ट नहीं कर सकते, उनकी पतली पतली तार नहीं बनाई जा सकती, तो आप उनको गैर तन्य कहेंगे या नॉन डक्टाइल कहते हैं। ओके, तो हमने क्या कहा कि ऐसी वस्तुएं जिनकी पतली पतली तार बनाई जा सकती है उनको तन्य कहा जाता है। जैसे कि आपकी की जितनी भी धातु है उन सबकी लगभग तार बनाई जा सकती है। इसीलिए आपने अपने घरों में जितनी भी इलेक्ट्रिकल वायर देखी है उनके अंदर मेटल्स की वायर देखी होगी, जैसे कि कॉपर की हो सकती है, एल्यूमिनियम की हो सकती है वो वायर। तो ये सारी तारें, क्योंकि एल्यूमिनियम और कॉपर में वो गुण है कि उसको पतली तार में बदला जा सकता है। वहीं पर आपने लकड़ी की तार नहीं देखी है, आपने प्लास्टिक की तार नहीं देखी है। ठीक है, प्लास्टिक के अलग अलग फॉर्म्स की आपने वायर देखी होंगी, लेकिन नॉर्मली जब हम बोलते हैं तो उनकी उतनी पतली वायर्स नहीं बनाई जा सकती। ओके, इसके अलावा आपने बहुत सारी अपने आसपास पदार्थ देखे हैं। आप पत्थर की बात करें, आप लकड़ी की बात हम कर रहे हैं, इन सब की आप तार नहीं बना सकते हैं। ओके, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। आपके आसपास बहुत सारी गैसें हैं, इनकी आप वायर नहीं बना सकते, तो ये कैसी होंगी? गैर तन्य होगी। तो तन्यता क्या है? द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। ऐसा गुण है पदार्थ का जिसके कारण उसकी पतली पतली तार बनाई जा सकती है, इसी को तन्यता कहा जाता है। ओके, इसके आधार पर आप दो वर्ग बनाएंगे, एक जो कि तन्य है यानी कि जिनकी पतली तार बन रही है, और दूसरा जो गैर तन्य है यानी कि जिनकी पतली तार नहीं बन रही है। ओके, तो इस प्रकार से आपने उनको क्लासिफाई कर लिया, सेपरेट करने की बात कर रहे हैं, तो इस आधार पे आपने सेपरेट कर लिया। ओके, चलिए धातुओं का ऐसा गुण जिसके कारण उनकी पतली तार बनाई जा सकती है। ओके, तो ये किस प्रकार के होंगे? ये दो तरह से होंगे, एक तन्य और दूसरा आपकी क्या होंगी? गैर तन्य, डक्टाइल एंड नॉन डक्टाइल। तन्य कौन सी है? जिनकी पतली तार बनाई जा रही है। ओके, आप कह रहे हैं कि इनकी तार बन सकती है, और जिनकी नहीं बन रही है वो क्या है? वो गैर तन्य है। ओके, चलिए नोट करेंगे जल्दी से। नेक्स्ट गुण है मैलिएबिलिटी, यानी कि आघातवर्धता।
अब आघातवर्ध्यता क्या होता है? ये भी पदार्थों का एक गुण है जिसके आधार पर आप क्या करेंगे, उनको क्लासिफाई करेंगे. ओके, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बी बिटन इनटू थिन शीट्स इज कॉल्ड. आपने देखा होगा अपने आसपास कई सारे पदार्थ ऐसे होते हैं जिनकी पतली पतली चादरें बनाई जा सकती है, पतली पतली शीट्स बनाई जा सकती है. इन सभी वस्तुओं को आघातवर्धक कहा जाता है. समझ रहे हैं? जैसे कि आपने टिन शेड देखा है या फिर आपने आयरन की कोई पतली शीट देखी है. इसके अलावा आपने और भी कई, जैसे गोल्ड होता है, गोल्ड की बहुत पतली पतली शीट्स बनाई जाती हैं, या जैसे उसके कॉइन्स बनते हैं या उसकी ज्वेलरी बनाई जाती है तो उसमें बहुत पतला पतला उसका डिजाइन जाता है. एल्यूमिनियम की फॉइल देखी आपने, सिल्वर फॉइल देखी आपने. तो ये सब किसके कारण हो रहा है? क्योंकि इन सभी पदार्थों में या इन सभी तत्वों में मैलिएबिलिटी की प्रॉपर्टी है, यानी आघातवर्ध्यता का गुण है. उनमें ऐसा गुण है कि वो पतली पतली चादरों में कन्वर्ट हो सकते हैं, जबकि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें ये गुण नहीं पाया जाता है. जैसे कि आपने पत्थर की बात की, स्टोन का हम एग्जांपल ले रहे हैं. उसको अगर आप पीटेंगे तो वो पतली चादर में कन्वर्ट नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, टूट जाएगा. तो उसमें किसका गुण है? क्षण भंगुरता का गुण है. ओके, भंगुर हो जाते हैं. तो आघातवर्ध्यता क्या है? ऐसा गुण है धातुओं का वह गुण जिससे उन्हें पीटने पर, यानी हथौड़े से बोल सकते हैं आप, पीटने पर उनकी पतली चादर बनाई जाती है. ओके, ये गुण अधातुओं में होता है. अभी हम धातु अधातु यहाँ पर बोल रहे हैं, आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे. धातु वो सारे हैं जिनमें आपकी हार्डनेस भी है, जो आपको डक्टाइल भी दिख रहे हैं, मैलिएबल भी दिख रहे हैं. तो इन सभी को आप धातुओं की गुणों में रखते हैं, या धातु के बारे में हम जब पढ़ते हैं तो ये सारी प्रॉपर्टीज हम वहां पर देखते हैं. ओके, भंगुरता का गुण किसमें है? अधातुओं में है. ओके, या ऐसे पदार्थ जिनको पीटने पर उनका चूरा हो जाता है. ओके, तो उनमें कौन सी प्रॉपर्टी है? उनमें भंगुरता की प्रॉपर्टी है. ओके, तो यानी इस आधार पर भी आप पदार्थों को क्लासिफाई कर सकते हैं. डक्टिलिटी आपने एक गुण देखा कि उनको खींचेंगे अगर तो उनकी तार बन रही है या नहीं बन रही है, इस अकॉर्डिंग आप क्लासिफाई कर सकते हैं. और आपने हथौड़ा लिया, आपने वो पदार्थ लिया, उसको पीटा और पीट करके देखा कि क्या उसका चूरा हो रहा है या फिर वो पतली चादर में बदल रहा है. आपने कहा वो पतली चादर में बदल रहा है तो वो मैलिएबल होगा, यानी आघातवर्ध्य होगा. वहीं पर अगर उसका चूरा हो रहा है तो उसमें भंगुरता का गुण होगा या वो भंगुर होगा. ओके, तो मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा. आज के सेशन में हमने मटेरियल की, यानी पदार्थ की कुछ और गुणों की बात की, जिसमें ट्रांसपेरेंसी, इसके अलावा हार्डनेस, डक्टिलिटी और मैलिएबिलिटी की हम लोगों ने बात की है. ये सभी टॉपिक्स आपको अच्छे से रिवाइज करने हैं. कोई भी डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे. अपने आने वाले सेशन में हम इसी चैप्टर के कुछ नए टॉपिक्स के साथ आएंगे. और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद.